पीएससी मेंस जीएस पेपर 1 की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 150 शब्दों में लिखना है, 10 नंबर का क्वेश्चन है ये। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था, इसके बारे में बताना है। तो बेसिकली जब आप पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं, जनरली भी जब हम पढ़ते हैं जीएस पेपर में भी, पेपर 1, तो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के संदर्भ में हो या फिर मॉडर्न एजुकेशन से संबंधित हो, तो वहाँ पर दोनों के बीच में अंतर देखने को मिलता है। तो तीसरा क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाली सामाजिक आर्थिक प्रभावों को उजागर कीजिए। तो इंडिया में सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे क्या अंतर आता है रेलवे के इंट्रोडक्शन से, ये तो हमें पता है। ये पूरे वर्ल्ड के बारे में आपको लिखना है कि वर्ल्ड में क्या हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में जब क्लाइमेट चेंज होगा तो उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। तो उससे क्या होगा, जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा तो फूड सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। कारण क्या है? कारण यह है कि हर एक फूड क्रॉप का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक क्लाइमेट ज़रूरी होता है उसके लिए। तो उस आधार पे आप इसको लिखना था, इस क्वेश्चन को। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ द वर्ल्ड टुडे कन्फ्रंटेड विद द क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सेस टू फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ आर द फिजॉर्ड्स फॉर्म, फ्योर्ड्स बोलते हैं इसको, फ्योर्ड्स फॉर्म्ड, वाई डू दे कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द मोस्ट पिक्चरस्क एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाई इज़ द साउथ वेस्ट मानसून कॉल्ड पुरवैया, ईस्टर्ली क्यों कहते हैं इन भोजपुर रीजन। हाउ हैज़ द डायरेक्शनल सीजनल विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड इन कल्चरल इथोस ऑफ द रीजन। अब ये जो क्वेश्चन है ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप इसको देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। भोजपुर रीजन की बात की जा रही है, तो पुरवैया कहते हैं इसको, ईस्टर्ली कहते हैं, क्यों कहते हैं इसके बारे में बताना है। डू यू थिंक मैरिज एज अ सैक्रमेंट इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया। क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है, इसके बारे में। 9th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई सुसाइड अमंग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी। 10वां क्वेश्चन है, बच्चों को दुलारने की जगह अब मोबाइल फ़ोन ने ले ली है, बच्चों के सामाजिकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। चाइल्ड कडलिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो मोबाइल फोन्स के प्रोज और कॉन्स पे आपको इसमें चर्चा करनी होगी, और ख़ास तौर पे आपको बताना होगा कि मोबाइल से किस तरह से बचपन छीनता जा रहा है, उसके आधार पर आपको लिखना है। कैसे माता पिता भी मोबाइल दे देते हैं बच्चों को, और इस पर तमाम चीज़ें, इस पर बात हो सकती है, लंबी बात हो सकती है। What are the main features of Vedic society and religion? Do you think some of the features are still prevailing in Indian society? वैदिक सोसाइटी, वैदिक धर्म की बात करें तो उसकी मुख्य विशेषता क्या है समाज की, वैदिक समाज की, और क्या आज भी वो रिलेवेंट है, कहीं देखते हैं आप उसको। सल्तनत काल के दौरान किए गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या थे? What were the major technological changes introduced during the Sultanate period? How did those technological changes influence the Indian society? 13वां प्रश्न है, हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया एंड व्हाट वाज द ट्राइबल रिस्पॉन्स टू द कॉलोनियल ऑपरेशन। 14वां प्रश्न, भारत की लंबी तटरेखीय संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी करिए। कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल्स ऑफ द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एंड हाईलाइट द स्टेटस ऑफ नेचुरल हजार्ड्स प्रिपेयर्डनेस इन दीज एरियाज। 15वां प्रश्न है, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी of natural vegetation in India. Assess the significance of wildlife sanctuaries in rainforest region in India. 16वां प्रश्न, why did human development fail to keep pace with economic development in India? भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ कदम ताल करने में असफल क्यों हुआ, विफल क्यों हुआ। अब ये जो 250 वाले प्रश्न हैं ये 15 नंबर में लिखने होते हैं। 1960 के दशक में शुद्ध खाद्य आयातक से भारत विश्व में एक शुद्ध खाद्य निर्यातक के रूप में उभरा, कारण दीजिए। साधारण सी बात है, कारण में आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन की चर्चा करनी है, वही इस प्रश्न का क्रक्स है। डज अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन एंड और मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर इन इंडियन
मेट्रोपोलिसिस। क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों को और भी अधिक पृथक्करण या हाशिए पर ले जाता है? ग्लोबलाइजेशन के यहाँ पे अर्बनाइजेशन के नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में ज़्यादा पूछा गया है, हालांकि पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आप देंगे और फिर एक बैलेंस्ड कंक्लूजन लिखेंगे। वाई इज़ द कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक? भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों है? 20वां प्रश्न है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म। संजातीय पहचान एवं सांप्रदायिकता पर उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव की विवेचना कीजिए। बहरहाल अगर इस पूरे पेपर को एनालाइज किया जाए तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिखता है जो बिल्कुल आप अनजान रहे होंगे। खैर, जो भी मेंस दे रहा है वो अनजान तो नहीं ही होगा किसी से, और 20 प्रश्न कर सकते हैं आप, ऐसा मुझे लग रहा है GS 1 के पेपर को देख के कि इस पेपर को करने लायक था। थैंक यू सो मच।